नमस्कार दोस्तों। अभी एक दो दिन पहले मैंने एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी। जो जजमेंट 6 नवंबर 2025 को आया था और जजमेंट के केस का टाइटल है मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन इशू डिसाइड किए रिगार्डिंग अरेस्ट। अरेस्ट किस तरीके से की जाएगी, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कब दिए जाएंगे, नहीं दिए गए तो इलीगल होगी नहीं होगी, रिटन में दिए जाएंगे ओरल दिए जाएंगे, इन सब के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। इसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिचुएशंस डिस्कस की थी उनके आधार पर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं दिल्ली के, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है। उस ऑर्डर को मैं डिस्कस करूंगा और वो ऑर्डर चर्चा का विषय बना हुआ है पुलिस महकमे में, और चर्चा का विषय बनना भी चाहिए क्योंकि वो जो ऑर्डर किया जेएमएफसी साहब ने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब ने, उसने एक नया ही रास्ता खोल दिया है। वो भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। इसलिए बहुत सारी सिचुएशंस यहां पर पैदा हो गई हैं जिनके आधार पर मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया। तो मैं वीडियो बना रहा हूं, जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मैंने पढ़ाई की, सारी सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद, लॉ को ध्यान में रखते हुए, देन इन सारी सिचुएशंस का जवाब मैं आपको दूंगा। मिहिर राजेश शाह वाली जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया जल्दी से वो बातें मैं बता देता हूं, जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी उनको पता हो। सबसे पहली बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केस चाहे आईपीसी का है, केस चाहे बीएनएस का है, भारतीय न्याय संहिता का, केस चाहे किसी स्पेशल एक्ट का है, मकोका का है, यूपीए का है, पीएमएलए का है, एनडीपीएस एक्ट का है, जिस मर्जी सेक्शन का, जिस मर्जी एक्ट का केस हो, सेक्शन किसी भी ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो स्पेशल लॉ है या जनरल लॉ है, सारी की सारी अरेस्ट में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने ही होंगे। नंबर एक बात। नंबर दो, ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एक्यूज को इन राइटिंग दिए जाएंगे, लिखित में दिए जाएंगे। नंबर तीसरी बात, उस भाषा में दिए जाएंगे, रिटन में, जिस भाषा को वो एक्यूज, गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति समझता होगा। नंबर चार बात, ये कब दिए जाएंगे? क्या अरेस्ट से पहले दिए जाएंगे, क्या अरेस्ट के टाइम पे दिए जाएंगे, क्या अरेस्ट के बाद दिए जाएंगे? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, मैं केवल क्रक्स बता रहा हूं। पहली बात कि यह जरूरी नहीं है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के पहले ही दिए जाए, ये डिसाइड किया है। नंबर दूसरी बात, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट दिए जाने चाहिए ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एक्यूज। जब गिरफ्तार किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, उस समय पर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको रिटन में दिए जाने चाहिए। और अगर मान लो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मान लो सिचुएशन ऐसी है कि गिरफ्तार करते समय, ध्यान से सुनना ये वाली कंडीशन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, अगर कंडीशनल सेंटेंस है, इफ, अगर कंडीशन ऐसी है कि गिरफ्तार करते समय ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अरेस्टी को, एक्यूज पर्सन को नहीं दिए जा सकते, देन कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अरेस्ट के बाद एक रीजनेबल टाइम में दे देना, लेकिन वो रीजनेबल टाइम कितना लेट हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब आप एक्यूज को आपने अरेस्ट कर लिया है, अपनी कस्टडी में रखा है, आपने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए हैं, अरेस्ट के बाद दिए हैं, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएंगे उस एक्यूज को, 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करेंगे, तो आप उसको 22 घंटे के पहले पहले दे देना। और इसको 22 घंटे ना लिख के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको दिए जाने होंगे। कितना टाइम पहले? मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से 2 घंटे पहले पहले ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए जाएंगे। लेकिन कब? कंडीशन है जब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एक्यूज को अरेस्ट के टाइम पर नहीं दिए जा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। पिछली वीडियो में देख लेना, डिटेल से मैंने बताया क्या सिचुएशन हो सकती है। तो
मामला आया है अभी दिल्ली में, इस जजमेंट के आने के 2 दिन बाद का केस है। एक पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, एक एक्यूज को 2:40 पर, दोपहर 2:40 पर एक एक्यूज को अरेस्ट कर लिया। टाइम नोट करना, 2:40 पर उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करते ही उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग दे दी, उसी की लैंग्वेज में दे दी, और उससे रिसीव करा लिए दूसरी कॉपी पर, साइन करा दिए, उसको डेट एंड टाइम डाल दी। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन 1 घंटे में पूरी हो, तो अब उसे वो एक्यूज कस्टडी में भेजना था, जुडिशियल कस्टडी में। 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजते, आपने सुना हो। तो ये पुलिस ऑफिसर इस एक्यूज को लेकर, अपने रिमांड पेपर लेकर, अपनी केस फाइल लेकर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आ गया, और जब मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया इस एक्यूज को, तो 4:05 हुए थे। टाइम नोट करना, 4:05 हुए थे। उधर 2:40 पर अरेस्ट किया, इधर 4:05 पर कोर्ट में पेश कर, 2 घंटे अभी तक नहीं हुए थे। तो मैजिस्ट्रेट साहब ने इन सारी बातों को सुनने के बाद इस व्यक्ति को पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया, उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजा, ये कहते हुए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मिहिर राजेश साहा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो 6 नवंबर 2025 को आया, उसकी नॉन कंप्लायंस की है। इसी कारण मैं इसको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ता हूं, क्योंकि इसी जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए, इन राइटिंग नहीं दिए गए, जो वो लैंग्वेज समझता है उसकी लैंग्वेज में नहीं दिए गए, तो ये अरेस्ट इलीगल होगी। और अगर ऐसी सिचुएशन के बाद मैजिस्ट्रेट ने अगर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, रिमांड पर भेज दिया है, तो वो रिमांड भी इलीगल होगा। अब टाइम देखा आपने, 2:40 पर अरेस्ट किया, 4:05 पर पेश कर दिया, 2 घंटे अभी तक हुए नहीं। माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने क्या कहा कि अभी तक इसको 2 घंटे नहीं हुए हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है मिहिर राजेश साहब कि मेरे सामने जब आएगा एक्यूज, तो एटलीस्ट उससे 2 घंटे पहले उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए जाने चाहिए, और 2 घंटे तो अभी तक अरेस्ट को ही नहीं हुए। तो इसका मतलब क्लियर है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए हुए अभी तक 2 घंटे नहीं हुए हैं, इसलिए नॉन कंप्लायंस है मिहिर राजेश साहब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट। और जैसे ही नॉन कंप्लायंस हुई, तो उन्होंने सोचा कि अगर अब मैंने रिमांड दे दिया, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तो रिमांड इलीगल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस एक्यूज को पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया, रिमांड में नहीं भेजा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये ऑर्डर मैजिस्ट्रेट साहब का सही है, इसमें कोई मिस्टेक है क्या, एरर है क्या कोई? तो देखिए मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या सोचा है, जो मुझे लग रहा है कि उन्होंने क्या सोचा है। मिहिर राजेश साहब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि एक्यूज को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्यों दिए जाना आवश्यक है, इस क्वेश्चन को भी डिसाइड किया। तो उन्होंने ये कहा है, ये क्वेश्चन को डिसाइड करते हुए, कि हर एक्यूज को, हर अरेस्टेड पर्सन को राइट है उसका कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, और अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि उसके ऊपर आरोप क्या है। और आरोप कैसे पता चलेंगे? जब उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग दिए जाएंगे।
और तीसरी कंडीशन जहां पर यह लिखा था कि अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट नहीं दिए जा सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं पुलिस ऑफिसर के सामने, तो फिर आप उसको एक रीजनेबल टाइम में दे देना, लेकिन 2 घंटा पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से 2 घंटे पहले जरूर दे देना, जिससे कि वो अपने एडवोकेट को बता सके, उसका एडवोकेट 2 घंटे की तैयारी कर सके और तैयारी के बाद डिफेंड करने के लायक हो सके। इन हालात को देखते हुए मैजिस्ट्रेट साहब ने यह ऑर्डर कर दिया, क्योंकि एक्यूज को 2 घंटे अभी तक मिले नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, इसलिए ये नॉन कंप्लायंस है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के और उसको पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया। अब मैं यहां पर आपको इस जजमेंट के उस पॉइंट पर लेकर आऊंगा जिस पॉइंट में 2 घंटे की बात कही गई है। मैंने पहले भी बताया आपको, कंडीशनल है 2 घंटे वाली पोजीशन, विदाउट कंडीशन नहीं है, जर्नल नहीं है। जनरल कंडीशन ये है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी के समय पर ही लिखित में दिए जाएंगे, ये है जनरल रूल। और जो 2 घंटे वाला है वो एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन इस बात का कि अगर ये गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी के समय पर नहीं दिए जा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है, देन 2 घंटे वाला पीरियड चलेगा। बट इस एग्जांपल में देखो क्या हुआ था, पुलिस ऑफिसर ने तो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ही ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिए थे, तो एक्सेप्शन पर तो पहुंचना ही नहीं था। एक्सेप्शन पर तो जब जाएंगे जब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी के समय पर नहीं दिए जा सकते थे। तो इस बात को देखते हुए लग रहा है कि यहां पर जज साहब ने माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एरर करी, मेरे अकॉर्डिंग एरर किया। अब मैं इसको किस तरीके से और जस्टिफाई करता हूं, क्यों? देखिए, कुछ एडवोकेट्स का यह कहना था कि बात तो ठीक है मजिस्ट्रेट साहब की कि भाई अपने आप को डिफेंड करना है तो 2 घंटे चाहिए, तो 2 घंटे उसको मिले नहीं, तब तो ठीक किया मजिस्ट्रेट साहब ने। तो इसका मतलब तो यह हुआ दोस्तों कि मैजिस्ट्रेट साहब यह कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया है और उसका इन्वेस्टिगेशन 1 घंटे में पूरा हो गया है, तो अब अगला 1 घंटे इसलिए लेके बैठा रहे उस एक्यूज को कि अभी 2 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, 2 घंटे के बाद ही मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना है। मैजिस्ट्रेट साहब ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपको 2 घंटा वेट करना ही करना है, तभी मेरे सामने आप पेश करना है इसको, अदरवाइज नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। तो यहां पे तो एक नया क्वेश्चन खड़ा हो गया। नया क्वेश्चन ये है कि एक्यूज को अरेस्ट करने के कितनी देर बाद कोर्ट में पेश करना होता है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो जब एक्यूज को अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पा रहा है या पूरा हो गया है, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है, तो कौन सी सेक्शन है जो ये कहती है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड पर्सन जो उसने अरेस्ट करने के बाद कस्टडी में डिटेन किया है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा? ये बात कहती है सेक्शन 167 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 187 बीएनएसएस। तो क्या वहां पर कुछ टाइम लिखा गया है कि कितनी देर बाद पेश करेगा? उस सेक्शन को आप पढ़ लीजिए, सेक्शन 187 बीएनएसएस करस्पॉन्डिंग टू 167 सीआरपीसी सब सेक्शन 1 में लिखा गया है कि अरेस्ट करने के तुरंत बाद, फोर्थ विद वर्ड यूज हुआ है वहां पर, फोर्थ विद, तुरंत कोर्ट के सामने पेश करेगा। तुरंत, इट मींस विदाउट डिले, इट मींस अननेसेसरी वेट नहीं करेगा। लेकिन अब माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने जिस तरीके से मिहिर राजेश साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट की इंटरप्रिटेशन की, तो उससे तो ऐसा लगता है कि उसे वेट करना है, चाहे उसका इन्वेस्टिगेशन 1 घंटे में पूरा हो गया। आज का उसे जुडिशियल, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन बचा है वो जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद,
तो सेक्शन 167 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 187 बीएनएसएस और इस मिहिर राजेश साहा की जजमेंट को ध्यान में रखेंगे तो कहीं भी ये नहीं निकलता है कि पुलिस ऑफिसर उसको एटलीस्ट 2 घंटे तक लेकर बैठा रहे, देन उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेगा। बिल्कुल गलत। सेक्शन में कहा गया सीआरपीसी में तुरंत पेश करेगा। और जो मिहिर राजेश साह में 2 घंटे वाली बात कही गई है वो तब के लिए है जब एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए जा सकते हो। तो आप इस तरीके से देख लीजिए कि गलती पुलिस ऑफिसर की है या फिर गलती मैजिस्ट्रेट साहब की है। अब आता हूं मैं दूसरी सिचुएशन पर, जो कुछ वकील साहब ने कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन पैदा करी और प्रैक्टिकल वो क्या होता भी है ऐसा। देखिए ये तो दिल्ली है, दिल्ली में तो पुलिस फिर भी बहुत कुछ ठीक करती है, बट स्टेट्स देख लीजिए आप, स्टेट्स पुलिस में जो रूरल एरिया है वहां तो कुछ पता ही नहीं होता है एक्यूज पर्संस को, इवन पुलिस ऑफिसर्स भी इतने अवेयर नहीं होते हैं। तो मैंने ये कहा कि पुलिस ऑफिसर ने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग दिए ही नहीं एट ऑल। 2 घंटे पहले तो छोड़ दो, दिए ही नहीं, बट उसने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, कागज पर साइन करा लिए उसने, ये दिखाते हुए कि हमने तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिए। अब ऐसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट साहब के सामने क्वेश्चन है कि पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ही दे दिए थे या 2 घंटे पहले दे दिए थे, जैसी भी सिचुएशन थी। लेकिन एक्यूज कहता है कि जी मुझे तो नहीं दी। जैसे ही एक्यूज ने कहा मुझे नहीं दिए तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपना वो कागज निकाला और निकाल कर मैजिस्ट्रेट साहब को दिखा दिया, देखिए जी ये रहे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग, ये रहे इसके सिग्नेचर, ये रहा टाइम एंड डेट, मैंने तो इसको तभी दे दिए, जबकि एक्चुअल में दिए भी नहीं है और एक्यूज मना भी कर रहा है। यहां पर दूसरी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है कि एक्चुअल में तो पुलिस ऑफिसर ने दे दिए, बिल्कुल अपनी सही ड्यूटी करी है उसने। अब मान लो आज 4 बजे उसने अरेस्ट किया, 4 बजे ही उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिए। अब रात को उसने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लॉकअप में बंद कर दिया। अब ये एक्यूज उन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को खा गया। अगले दिन जब कोर्ट में पेश किया तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि जी मैंने तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ये दे दिया, रिमांड पेपर्स के साथ में उसकी कॉपी लगा दी। मैजिस्ट्रेट साहब ने फिर पूछा एक्यूज से कि क्या आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मिल गए? ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसको पता है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का क्वेश्चन उठा हुआ है, तो मैं मना कर देता हूं, मुझे बेल मिल जाएगी। इसने कह दिया कि जी नहीं, मुझे तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मिले ही नहीं है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि नहीं जी मैंने तो दे दिए थे। दोनों सिचुएशन में, जो पहले वाली थी जहां पर एक्चुअली दिए ही नहीं, और दूसरी वाली सिचुएशन जहां पर दे तो दिए, जहां पर एक्यूज चालू है। एक सिचुएशन है जहां पर पुलिस चालू है, दूसरी सिचुएशन है जहां पर एक्यूज चालू है। लेकिन क्वेश्चन किसके सामने है? क्वेश्चन मैजिस्ट्रेट साहब के सामने है। अगर आप मैजिस्ट्रेट हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या एक्चुअली इसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए गए या नहीं दिए गए? क्यों डिसाइड करना है उनको ये क्वेश्चन? इसी के आधार पर उनका रिमांड का ऑर्डर डिसाइड होगा कि वो लीगल है या वो इलीगल है। अब इसके आगे जो काम करने जा रहे हैं वो लीगल काम करेंगे या वो इलीगल काम करेंगे, ये इसी क्वेश्चन के डिसीजन के बाद होगा कि इसको एक्चुअल में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए गए या नहीं। क्या कागज पे जो सिग्नेचर करा लिए हैं पुलिस ऑफिसर ने उसको सफिशिएंट मान लें कि हाँ इसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सर्व हो गए हैं? अगर मान लेते हैं तो पहली सिचुएशन में देखिए एक्चुअली तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इसको मिले ही नहीं। तो ये जजमेंट मानिए सुप्रीम कोर्ट की 3-3, 4-4 जजमेंट हैं एक ही पॉइंट पर, क्या उसका पर्पज सर्व हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरी तरफ देखिए, जहां पर दिए तो गए थे लेकिन एक्यूज चालू है, वो खा गया, वहां पर आकर सेम सिचुएशन पैदा कर दी कोर्ट ने मजिस्ट्रेट साहब के सामने और कहता है मुझे नहीं दिए। और अगर इस वर्जन को ठीक मान लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो क्या इस जजमेंट का
मिहिर राजेश साहा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 6 नवंबर 2025 के जजमेंट का मिसयूज नहीं हो गया क्या? तो इनका सॉल्यूशन कैसे होगा? अगर आप मैजिस्ट्रेट हैं तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखिए, मैं इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डेंट टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मेरी सीरीज चल रही है और उसमें मैंने एविडेंस के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियोस बनाई है। किसी भी फैक्ट को किस तरीके से प्रूव मानेगी मैजिस्ट्रेट, प्रूव मानेगा कोर्ट या प्रूव मानेगी मैजिस्ट्रेट, इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल से मैंने समझाया। तो यहां पर एक फैक्ट है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जिसको डिसाइड किया जाना है कि इसको कंप्लाई किया गया या नहीं किया। ये फैक्ट है कि पुलिस ऑफिसर ने पहले वाले केस में कि इसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए और दूसरे केस में कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिए गए। ये दो फैक्ट हैं, दोनों को डिसाइड करना है मैजिस्ट्रेट को। तो अब आ जाइए आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम कि किसी भी फैक्ट को किस तरीके से चेक किया जाता है कि वो प्रूव्ड हुआ या डिस्प्रूव हुआ, और कितना प्रूव हुआ और कितना डिस्प्रूव, कितना रिलायबल है, कितना रिलायबल नहीं। तो किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के कितने तरीके मैंने बताए, जल्दी से बता देता हूं, मेरे व्यूअर्स ने वो वीडियो देख रखी होंगी। दो तरीके किसी भी फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है एविडेंस से। नंबर एक बात, एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है, साक्ष्य से प्रूव किया जा सकता है। और जब जब साक्ष्य की बात आएगी तो साक्ष्य दो तरीके के, ओरल एविडेंस मौखिक साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दस्तावेजी साक्ष्य। अब दोनों में से किसी भी तरीके से इस फैक्ट को प्रूव किया जा सकता है। तो देखिए, पहला फैक्ट ले लेते हैं कि पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इसको इन राइटिंग दे दिए हैं। इसको प्रूव करने के लिए उसने कहा कि एक तो ओरल विटनेस मैं हूं, मौखिक मैंने दिए हैं तो मैं बता रहा हूं आकर आपको, और दूसरा ये डॉक्यूमेंट है जिस पर इसने साइन की। तो दो बातें मैंने दे दी हैं आपको, और साथ में मैंने यही बातें अपनी केस डायरी में मेंशन की हैं। ये तीसरी बात है। इसी के लिए मैंने डीडी एंट्री भी कर दी है डेली डायरी में। ये चार बातों के आधार पर मैं प्रूव करना चाहता हूं कि मैंने इसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिए। प्राइमा फेसाई मैजिस्ट्रेट साहब को यह प्रिज्यूम करने के लिए कि हां, इस तथ्य को प्रूव मान लिया जाए कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इसको इन राइटिंग दे दिए गए हैं, इतना सफिशिएंट है। बट प्राइमा फेसाई है, देखिए, क्योंकि जज साहब मौके पर नहीं है, वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये प्रूव्ड हो गया। इसीलिए मैंने एक वीडियो में कहा था प्रूव वाली डेफिनेशन में, उसमें लिखा है फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, नॉट कि अ फैक्ट इज प्रूव्ड। क्यों कहा, लिखा गया मैं वहां पर लेजिस्लेचर ने, एक फैक्ट प्रूव हो गया है, ये कहा जाएगा, एक फैक्ट प्रूव हो गया है ऐसा नहीं। क्योंकि मैजिस्ट्रेट साहब को अपना माइंड अप्लाई करके इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, प्रिज्यूम करना है, उदाहरणा करनी है कि ये तथ्य प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। एग्जैक्ट वो कह ही नहीं सकते क्योंकि वो मौके पे थे ही नहीं। तो यहां पर अभी इन चार बातों को देखकर पुलिस ऑफिसर की मैजिस्ट्रेट साहब कह सकते हैं कि दिस फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। अब कह सकता हूं कि मैं हां, इसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग दे दिए गए थे। अब ऑनर शिफ्ट हो जाता है एक्यूज के ऊपर। अब एक्यूज कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं मिले, तो अपने फेवर में एविडेंस देने की ड्यूटी उसी की है, एक्यूज की ही है। वो दे एविडेंस कि उसको ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग नहीं दिए गए। अब वो वकील साहब कहते हैं कि जी वो तो कस्टडी में है, वो एविडेंस कैसे दे सकता है? देखिए, किसी तथ्य को प्रूव करना है या डिस्प्रूव करना है, उसके लिए तो साक्ष्य ही देना पड़ेगा। साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं तो कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन दो जिससे कोर्ट को विश्वास हो जाए। तो साक्ष्य देने के लिए एक्यूज के मामले में भी दो बातें, अगेन दो बातें, कि या तो ओरल हो एविडेंस प्रूव करने के लिए कि मुझे नहीं मिला, या फिर डॉक्यूमेंट्री हो। कैसे कर सकता है कोई एक्यूज? मान लो एक्यूज चतुर है, उसे पता है कि जहां पर बैठकर पुलिस ऑफिसर ये कार्यवाही कर रहा है वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। पुलिस ऑफिसर ने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखे कागज पर इस एक्यूज के सामने रखे, उससे साइन कराए और वापस ले लिए, दिए नहीं।
जिसको एक्यूज कह रहा है कि जी नहीं, मुझसे तो सिर्फ साइन कराया, मुझे तो कोई ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिया ही नहीं। अब उस एक्यूज को पता था कि यहां पर तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। देखिए, एक्यूज से पुलिस ऑफिसर ने 3 डॉक्यूमेंट साइन कराए और तीनों डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर है मजिस्ट्रेट साहब के साथ। एक डॉक्यूमेंट है अरेस्ट मीमो साइन कराई, एक डॉक्यूमेंट है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट साइन कराए और तीसरा डॉक्यूमेंट है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। ये उसने 3 डॉक्यूमेंट साइन किए एक्यूज ने। अब वो कहेगा एक्यूज का, साहब आप वहां बैठ के मेरी कार्यवाही हुई है, आप वहां की सीसीटीवी फुटेज मंगा लीजिए और वहां देख लीजिए कि इन्होंने 3 डॉक्यूमेंट तो मेरे से साइन कराए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट दिया एक भी नहीं है मुझको। वो सीसीटीवी फुटेज क्लियर कर देगी। देन मैजिस्ट्रेट साहब हो सकता है इस फैक्ट को चेक करने के लिए कहें कि यस, आप लेकर आइए सीसीटीवी फुटेज। और सीसीटीवी फुटेज में देखा मैजिस्ट्रेट साहब ने कि एक्यूज से 3 डॉक्यूमेंट साइन तो कराए गए, ये तीनों के तीनों मैजिस्ट्रेट साहब के सामने भी हैं, बट एक भी डॉक्यूमेंट एक्यूज को दिया नहीं गया। इट मींस अब एक्यूज ने अपना ओनस डिस्चार्ज कर दिया और जो पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि मैंने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग इस एक्यूज को दे दिए हैं, उसको डिस्प्रूव कर दिया। देन मैजिस्ट्रेट साहब ने इस पॉइंट को डिसाइड कर लिया कि ये पॉइंट अब डिस्प्रूव हो गया है कि इसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए गए थे। ये पॉइंट प्रूव हो गया है, इफेक्ट प्रूव हो गया कि इसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए थे। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब डिसीजन ले सकते हैं कि एक्चुअली में देना है भैया, केवल साइन करा के रिकॉर्ड पर रख लेने से ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना नहीं हो गया। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को मैजिस्ट्रेट साहब सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन पुलिस ऑफिसर ने मेरे से पूछी। उसने कहा कि मैंने प्रोडक्शन वारंट पर किसी एक्यूज को बुलाया, कोर्ट में वो एक्यूज आया, मैंने इस एक्यूज से इंटेरोगेशन करनी थी किसी केस में जिसमें अभी तक ये अरेस्ट नहीं हुआ है। क्योंकि मैजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर से कस्टडी में है, तो मैं अब इसके साथ इंटरोगेशन भी मैजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर से ही कर सकता हूं। इसलिए उसने अपनी फाइल विद रिक्वेस्ट मैजिस्ट्रेट साहब के सामने रख दी और ये कहा कि सर, ये हालात हैं, इस केस में ये एक्यूज इन्वॉल्व है, मुझे इससे पूछताछ करनी है, तो आप मुझे पूछताछ करने के लिए परमिशन दे दीजिए। मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि ठीक है, आप आधे घंटे के लिए पूछताछ इससे कर लीजिए। अब जैसे ही उसने पूछताछ की पुलिस ऑफिसर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, तो उसका ये माइंड तय हुआ, उसने ये डिसाइड किया कि इस एक्यूज को तो अब इस मुकदमे में, इस केस में अरेस्ट होना चाहिए। अब उस पुलिस ऑफिसर ने इस एक्यूज को अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट करते ही यहां पर उसके पास 24 घंटे नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो सेक्शन 57 सीआरपीसी में दिए गए हैं। अब कह सकता है ना, कोई पुलिस ऑफिसर कह सकता है कि भाई, मैंने जैसे ही मैं अरेस्ट करूंगा तो मेरे पास तो 24 घंटे हैं, मैं 24 घंटे के बाद 24 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैजिस्ट्रेट के पेश करूंगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सुन लीजिए कि जब अरेस्ट किया जा रहा है किसी एक्यूज को, अगर वो एक्यूज मैजिस्ट्रेट के सामने ही है, तो फिर 24 घंटे का टाइम पुलिस ऑफिसर के पास नहीं है। अब उसको अरेस्ट करते ही मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा तुरंत। तो क्वेश्चन ये है कि जब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट में अरेस्ट किया है एक्यूज को, तो क्या वहां पर भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए जाना आवश्यक है? यस, आवश्यक है। जवाब है, दिया जाना आवश्यक है। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको इन राइटिंग दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है, क्यों दिए जाएंगे? वो तो मैजिस्ट्रेट के सामने है, सब कुछ तो मैजिस्ट्रेट साहब को बता दिया। देखिए, मैजिस्ट्रेट साहब को आपने बताया, उसको डिफेंड करने के लिए ग्राउंड्स तो आप बताएंगे ही बताएंगे ना, कि उसके ऊपर आरोप क्या है। इस जजमेंट का पर्पज ये है कि उस एक्यूज को पता चले कि उसके ऊपर आरोप क्या है। नहीं तो ऐसा होता था, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताएगी नहीं गए, कुछ भी नहीं उसको बताया गया, अरेस्ट किया, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, कागज पर मैजिस्ट्रेट साहब ने पढ़ लिया, उसको जेल भेज दिया, 14 दिन बाद फिर आ रहा है, उसको आज तक पता ही नहीं है कि उसके ऊपर आरोप क्या लगा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस जजमेंट का क्रक्स
पर्पज ये है कि उसको ये पता चल जाए कि उसके ऊपर आरोप क्या है। तो ये तो तब भी पता चलना चाहिए उसको जब कोर्ट के सामने अरेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए जाएंगे। और अगर नहीं दिए गए, बिना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए एक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया, वही देन इवन देन इस केस में उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा, बेल का हकदार हो जाएगा। तो अब फिर से आप उस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, क्या अब उसने जो कोर्ट में अरेस्ट किया इस एक्यूज पर्सन को, तो क्या यहां पर भी 2 घंटे लेकर बैठा रहे वो, कि अभी 2 घंटे नहीं हुए ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए, 2 घंटे के बाद पेश करूंगा? नहीं, 2 घंटे वाली कहानी जब है जब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट देना पॉसिबल है। मैं तो और एक बात कहता हूं कि मान लो पुलिस ऑफिसर, अगर जज साहब ऐसा समझते हैं, मजिस्ट्रेट साहब ऐसा समझते हैं कि 2 घंटे बाद ही उसको पेश किया जाए, तो मैं तो ये कहता हूं कि मान लो कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने 1.5 घंटे में पेश कर दिया पुलिस ऑफिसर ने, 2 घंटे नहीं हुए अभी तक, तो क्या मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी नहीं है फिर, अगर वो ऐसा समझते हैं कि ना इसको आधा घंटा और वेट कराओ, 2 घंटे बाद पेश करना मेरे सामने? उन्होंने क्यों नहीं कहा ऐसा? क्या केवल और केवल पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है उसको 2 घंटे का टाइम देना? सबकी ड्यूटी है, अगर ऐसा वो सोचते हैं, हालांकि वो गलत सोच रहे हैं। ऐसा व्यू नहीं है उस जजमेंट का। व्यू है कि अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए हैं, देन उस सिचुएशन में एटलीस्ट 2 घंटे पहले मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले। और ऐसा नहीं है कि ये 2 घंटे में 1 मिनट कम रह गया तो आप उसको बेल पे छोड़ दोगे। वो एक टाइम लिमिट बताई है उन्होंने कि एक रीजनेबल टाइम में दे देना। अब इस रीजनेबल टाइम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है उन्होंने कि ये लेटर देन नहीं होना चाहिए कि भाई 2 घंटे अभी रह गए, 2 घंटे पहले पहले दे देना चाहिए, एक रीजनेबल है। अब नेक्स्ट सिचुएशन कि अगर मान लो किसी एक्यूज को वारंट से गिरफ्तार किया गया है, अभी तक तो हम जितनी भी बातें कर रहे थे ये सारी गिरफ्तारी बिना वारंट के हुई थी। पुलिस ऑफिसर को पावर है सेक्शन 41 में और सेक्शन 35 बीएनएसएस में कि वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो ये वाली सिचुएशन वही थी कि वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि विद वारंट गिरफ्तार किया गया है, पहले वारंट लिया कोर्ट से, फिर उसको गिरफ्तार किया, देन उसको कोर्ट के सामने लेके आया, कोर्ट ने पूछा कि आपको क्या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए गए? एक्यूज ने कह दिया नहीं मुझे नहीं दिए गए। तो क्या मैजिस्ट्रेट साहब ये कहते हैं, और एक्चुअल में आयु ने दिए भी नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने दिए भी नहीं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग, क्योंकि वो तो कह रहा है मैं तो वारंट से लेकर आया हूं, मजिस्ट्रेट साहब का आदेश है। वारंट का मतलब मैजिस्ट्रेट साहब का आदेश है कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करो और मेरे सामने पेश कर दो, तो मैं तो मैजिस्ट्रेट साहब के आदेश को पालन कर रहा हूं, मैं क्यों दूंगा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग? इसलिए उसने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग नहीं दी। तो क्या अब ऐसे एक्यूज को बेल पर छोड़ा जाएगा मिहिर राजेश साहब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट के आधार पर? तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको 2 सेक्शन बताऊंगा। देखिए इस जजमेंट में आर्टिकल 22 क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 50 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 47 बीएनएसएस, इनको डिस्कस किया गया है, क्योंकि यहीं पर लिखा गया है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट किए जाएंगे, उसी को एक्सप्लेन करते हुए आगे उस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरप्रेट किया। तो आप ध्यान रखिए कि आप सेक्शन 50 पढ़ लीजिए, आप सेक्शन 47 पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा गया है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तब कम्युनिकेट किए जाएंगे जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी विदाउट वारंट हुई है, बिना वारंट की गिरफ्तारी हुई है, देन कम्युनिकेट किए जाएंगे। और जहां पर बिना वारंट के गिरफ्तारी की बात हो रही और जहां पर विद वारंट गिरफ्तारी की बात हो रही है, वहां पर नहीं लिखा कि उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट किए जाएंगे, वहां सिंपल लिखा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके
विद वारंट, वारंट के साथ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाए। क्योंकि अब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं कर रहा, जो उसके पास 24 घंटे होंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, विद वारंट गिरफ्तार कर रहा है, तो उसको तुरंत कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। और इस तुरंत को आगे एक्सप्लेन किया कि ये जो तुरंत वाला टाइम है, ये किसी भी कीमत पर 24 घंटे से ज्यादा का नहीं हो सकता। जो यात्रा के लिए जरूरी टाइम है उसको हटा दे तो, यानी यात्रा के लिए जरूरी टाइम प्लस 24 घंटे से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्निकली, लिटरली, अगर अरेस्ट विद वारंट हुई है और अगर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए, देन ऐसी सिचुएशन में वो एक्यूज एंटाइटल्ड नहीं होगा बेल का। दूसरे ग्राउंड्स देखिए आप बेल के लिए, ये वाला ग्राउंड्स बेल का ग्राउंड नहीं। ये वाली बातें तब के लिए जब अरेस्ट विद वारंट हुई हो। अब एक और बात रह गई, देखिए मिहिर राजेश साहा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले केस में केवल और केवल ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पर बात हुई है। यहां जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है। और प्रवीरपुर कायस्थ वाले केस में देखिए क्या बोला गया था कि रीजन्स ऑफ अरेस्ट एंड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बोथ आर डिफरेंट, और डिफरेंटली दोनों ही दिए जाने चाहिए। मान लो किसी केस में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट तो दे दी, रीजन्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए, या रीजन्स ऑफ अरेस्ट दे दिए, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए, या फिर जो दिए वही रीजन ऑफ अरेस्ट थे, वही ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट थे। तो इन तीनों सिचुएशंस में क्या होगा? प्रवीरपुर कायस्थ वाली जजमेंट अभी तक ओवर रूल्ड नहीं हुई है, और प्रवीरपुर कायस्थ ये कहता है कि दोनों देने हैं और दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो ये जो तीन सिचुएशन अभी मैंने बताई, इन तीनों सिचुएशन में प्रवीरपुर कायस्थ की जजमेंट को ध्यान में रखते हुए वो फिर से बेल का हकदार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपको कुछ हेल्प करेंगी प्रैक्टिस में। आप अगर मैजिस्ट्रेट हैं तब भी हेल्प करेंगे, आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, आप पब्लिक हैं तब भी आपको हेल्प करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो यार देखिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहां से मिली क्या, और अगर नहीं भी मिली है, कुछ आपको गलत लगा है, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही लॉजिक के साथ आपको इस चैनल पर एक्सप्लेनेशन किसी भी लॉ की मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।